वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल की, अपोजिशन और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं और उनकी हिकमत अमलियाँ। हुकूमत की अगर बात पहले करें तो इस वक्त 3 चैलेंजेस जो हैं वो बहुत अहम नज़र आ रहे हैं हुकूमत के सामने। गवर्नेंस, जो ओपन बैलेटिंग का सेनेट के ज़रिए इंतखाबात का उनका फ़ैसला है या कोशिश है, और साथ साथ में जो PDM की तहरीक है और उसके नतीजे में होने वाला जो लॉन्ग मार्च है, साथ में असम्बलियों से इस्तीफ़े। गवर्नेंस के मामले के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद खुलकर बात की और ये एतराफ़ किया कि जुलाई 2018 के इंतखाबात के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई तो वो हुकूमत चलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वज़ीर आज़म के बकौल इक़्तिदार के पहले 3 माह तो सिर्फ मामलात को समझने में लग गए और उसके बाद 1.5 साल जो थे हुकूमत को पावर सेक्टर के जो इश्यूज़ हैं और मसाइल हैं वो अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आए। अब ताहम वज़ीर आज़म ने जो अब कहा कि अब वो सीरियसली गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे, साथ में उन्होंने अपनी जो सारी वजारतें हैं उनको कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है। और इसी तनाजुर के अंदर वज़ीर आज़म और वफाकी वजारतों के दरमियान एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो है, यानी कि कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मुआहिदा भी जो एक है वो साइन हुआ है। इसके तहत जो वफाकी वज़रा है उनको दिए हुए अहदाफ जो हैं वो पूरा करने होंगे। सेनेट इंतखाबात के मामले पर आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है। ओपन बैलेटिंग के हवाले से आइनी राय जो है वो उसके लिए आर्टिकल 186 के तहत सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवा दिया है। हुकूमत पहले ही जो है ये कह रही थी या उसकी कोशिश थी कि इंतखाबात जो हैं मार्च की बजाय फरवरी में करवा दिए जाएँ सेनेट के, PDM की तहरीक को मद्देनज़र रखते हुए। PDM की तहरीक अपोजिशन के इस्तीफ़ों का जो ऐलान है, हुकूमत को ये यकीन है कि तमाम जमातें इस पर राज़ी नहीं होंगी और उनका ये भी मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च से कोई बड़ा सियासी ख़तरा उनको नहीं देखना पड़ेगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त मेमन साहब, ये वफाकी वज़ीर तालीम है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी शफ़क़त साहब, तो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बची आपके पास बुरी कारकर्दगी के लिए। इतना वक्त गुजरने के बाद आधी आपकी टर्म गुजर गई है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अब एक्सक्यूज़ नहीं रही, यानी कि अब तक जितना वक्त गुजरा है उसमें आप लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ थी सर? मेरा ख्याल है कि मुझे तो हैरानी होती है कि मीडिया ने जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स को इस तरीके से उठाया है, लेकिन वो जो बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि बाहर हुकूमत से बैठ के जो अदाद शुमार और जो हालात हैं उनके बारे में जो आपको खबर होती है और जो आपको अंदर आके पता चलता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो इसलिए मुख्तलिफ होता है कि हमारे जो निज़ाम हुकूमत है उसमें अपोजिशन को के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की जाती जो कि आम तौर पे बाकी मुल्कों में होता है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो प्रैक्टिस में पता चलती हैं, उसके लिए जब तक आप खुद उसको करने की कोशिश ना करो। मसलन मेरा तो बड़ा तजर्बा है गवर्नमेंट का, मैं तो 17 साल पहले नौकरी भी की थी, लेकिन जो जिस तरीके से हुकूमती कारकर्दगी कमज़ोर हुई थी पिछले 20 सालों में, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी कमज़ोर हुई है। जिस तरीके से हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर कदगनें लगी हैं मुख्तलिफ तरफ से, कोई नैब से, कोई अदालतों से, कोई और से, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस पे डिफ़िकल्टीज आई हैं उसका मुझे बाहर बैठ के अंदाज़ा नहीं था। सो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत सारे ममालिक में, अमेरिका में मिसाल के तौर पर अभी खैर ट्रम्प साहब का तो बिहेवियर बड़ा ही अजीब है, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि 3 महीने की ट्रांजिशन होती है। उस 3 महीने की ट्रांजिशन में जो नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आके सारे हालात का जायजा लेती है, लेकिन हमारे निज़ाम में ये नहीं है। और मैं आपको एक और आखिरी चीज़ आरफा बताऊं कि हमने जितनी प्रेजेंटेशंस ली हुकूमत में आने से पहले, उसका कोई हिसाब नहीं, पूरा एक प्लान बनाया, सब कुछ किया, लेकिन रियलिटी जो है और अंदर आके जो पता चलती है उसकी रियलिटी का बाहर से बहुत फर्क है। लेकिन उसके बावजूद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें इकोनॉमी को, तो पहले तो कोविड को देख लें, जिस तरीके से कोविड को इस गवर्नमेंट ने हैंडल किया है, मेरा ख्याल है कि दुनिया उसकी मिसालें दे रही है। जिस तरीके से
इकोनॉमी इन बुरे हालात में खड़ी हुई है। 5वां लगातार महीना है कि हमारी करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, और जो पहले पाकिस्तान की तारीख में पता नहीं को 15-20 साल पहले हुआ था। उसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं सिवाय इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है। सारी चीजें इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो बेहतर हो रहे हैं, गवर्नेंस बेहतर हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि वी आर क्वाइट प्राउड ऑफ आवर परफॉर्मेंस। सर इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि आप अमेरिका का अगर एग्जांपल देते हैं तो सर वो एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ममालिक हैं उनके अंदर इस किस्म की ट्रांजिशन होती है जिसका आप जिक्र करें या जिसका वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया। दूसरा सर ये कह देना कि मीडिया के ऊपर बात है, तो सर आप खुद अगर अल्फाज सुन लें वज़ीर आज़म साहब के, ये पहली दफ़े नहीं है, तो उससे जो पैगाम जाता है वो तो यही जाता है कि जैसे शायद आपकी तैयारी नहीं थी या आपको अंदाज़ा आपकी जमात को नहीं था कि मसाइल कितने बड़े हैं। तो जब आप एक इलेक्शन जीत के एक जमात आती है उसके बाद अगर वो ये कहे कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितने सिवियर मसाइल हैं या कितने सिवियर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं या कैपेसिटी के हैं, तो उससे लगता तो यही है कि फिर तैयारी आपकी मुकम्मल नहीं थी। देखें, अगर ये मिसाल के तौर पे अगर आपकी बात मैं मान लूं कि जी लगता उससे तासुर ये उभरता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। अभी साकिब शिरानी ने एक आर्टिकल लिखा, उसने बताया कि नून लीग ने कितनी तबाही फेरी थी इकोनॉमिक्स की और हमारी इकोनॉमी की। किस तरीके से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 20 बिलियन से ज्यादा था, किस तरीके से आपकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 5 अरब डॉलर जो है वो कम हो गई थी, किस तरीके से आपने बेशुमार पैसा खर्च किया डॉलर को एक मसनूई कीमत पे बहाल रखने के, जिसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, आपकी बाकी चीजें। तो ये एक तो तबाह हाल मैशत को जिस तरीके से हमने खड़ा किया है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कोविड को हैंडल किया है, और जिस तरीके से अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आ रहा है, जिस तरीके से आपके जो स्टॉक मार्केट है वो 43,000 की उससे आगे चली गई है और रोज जो है वो आगे जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शफकत महमूद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शफकत महमूद साहब से और हम उनसे बात कर रहे थे हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से और अपोजिशन से उनके ताल्लुकात। जी शफकत साहब, सेनेट के इलेक्शंस के लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, रेफरेंस भी चला गया है, सुप्रीम कोर्ट से आपने राय मांगी है, बट सर बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत ने, हम कह सकते हैं कि बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि एक तो वक्त बहुत कम है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो आपके पास इतना वक्त बिल्कुल नहीं है कि आप ये मैनेज कर सकें। वही बात फिर आप मीडिया पे डालेंगे, इट विल बी सीन एज अ बिट ऑफ अ डिफीट अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ऐसा आ गया जो आपके हक में नहीं गया। 2-3 चीजें मैं कहूँगा। पहली तो बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है कि इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन चलता है और बड़ी बड़ी इसके लिहाज से आप कह सकते हैं बदमाशी होती है। और आपको याद होगा कि हमने अपनी 20 MPs थी वहाँ पेशावर में, जिनको हमने सख्ती से उनके खिलाफ एक्शन लिया जब हमें पता लगा कि उन्होंने पैसे लिए। तो उसके अलावा ये है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी इसके बारे में, और उन्होंने ये कहा था कि जो उनकी दानिश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लॉ में तब्दीली करने से ये मामला जो है हो सकता है शफाफियत का। असल बात तो शफाफियत, मुझे आप बताएं, हम गवर्नमेंट हैं, हमारे पास वसाइल ज़्यादा हैं, हमारे पास ताकत ज़्यादा है, जो एक हालात होते हैं आमतौर पर गवर्नमेंट के। तो अगर हम चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो तो उसका कोई हमें फ़ायदा है इस चीज़ का, बल्कि आर्गूमेंट होगी। गवर्नमेंट को तो नुकसान है, गवर्नमेंट तो लोगों को प्रेशराइज करती है, ये और पास्ट में ऐसे होता रहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो हमेशा इस चीज़ का शिकार होता है कि जिसमें पैसे चले और उसमें ये हुआ, और तो ये ना हो।
सो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कानून है और कानून में तब्दीली हो सकती है, तो हम कानून में तब्दीली करके और उसके मुताबिक इलेक्शन करा देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी ये आईनी एक चीज है और आइन में तब्दीली की जरूरत है, तो फिर यकीनन हम नहीं करा सकेंगे, फिर जो पुराना तरीका है उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। शफकत साहब, मगर यहाँ ये भी तो तनकीद की जा सकती है कि जब आप इस तरह का एक फैसला करते हैं, चाहे आप कानून में तब्दीली करके करें या आप अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में करें, तो आप लेजिस्लेटर से पावर ले रहे हैं। आप सारा जो एक ताकत है एक इलेक्शन की, वो पार्टी लीडरशिप के हवाले कर रहे हैं। आप जो लेजिस्लेटर्स हैं उनसे ये हक छीन रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का वोट डालें, और आप ये कह के छीनेंगे कि पैसे का इस्तेमाल हो सकता है कि उनमें से कुछ जो हैं वो उनके ख्याल में जो पार्टी की तजवीज़ है या चॉइस है वो सही ना हो, एंड दे वांट टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस। नहीं, ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखें ना कि पिछले इलेक्शन में 2 से 5 से 8 करोड़ रुपया फी वोट के उस हिसाब से वोट बिका, तो ये कहाँ की शराफत है? सर ये तो र्यूमर्स है ना, सिर्फ इसका कभी आज तक कभी कोई सबूत सामने नहीं आया। ये तो हम बातें करते हैं, र्यूमर्स होते हैं कि इतने पैसे उन्होंने खा लिए। नहीं, र्यूमर्स तो होते हैं, लेकिन अगर आप समझती हैं कि कभी पैसे नहीं चले तो मुझे ताज्जुब होगा। बहुत पैसे चले नहीं सर, ये मेरा कहने का मकसद नहीं था। मेरा ये था कि सबूत तो नहीं है ना, तो एक र्यूमर है कि इतना अमाउंट इस्तेमाल होता है, उसकी बेसिस पे अगर आप सारा जो पावर है एक इलेक्शन का वो पार्टी लीडरशिप के अंदर सेंट्रलाइज कर दें, तो ये भी तो जमहूरियत के खिलाफ बात है। देखिए, बात यह है कि अगर आप पिछले इलेक्शंस पे जाएं तो सिवाय उनके जिन्होंने माल बनाया और जो लूट मार की जिन्होंने करोड़ों रुपए सेनेट इलेक्शन से कमाए, उसके अलावा हर किसी ने पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शन जो है उसको फॉलो किया। पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शन कौन नहीं फॉलो करता? वो फॉलो नहीं करता जिसका कोई जाती इंटरेस्ट होता है। कभी कभी एक आधी दफा शायद ऐसा हुआ हो कि जो बंदा जो है वो ज़मीर की आवाज पे चले, और जो ज़मीर की आवाज में चलते हैं उनको छुपाने की जरूरत नहीं होती, वो बबांगे दोहल ज़मीर की आवाज पे चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरी की तरफ एक कदम है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं आईनी तरमीम की जरूरत है तो फिर ठीक है, फिर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी डेमोक्रेसी पे, जमहूरियत पे बहुत बड़ा दाग है अगर आपका अपर हाउस जो है वो पैसे की लेन देन की वजह से काफी हद तक अगर माज़े वजूद में आए तो बड़ी तकलीफ दे बात है। सही सर, पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है, इस्तीफे देने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत की जो हिकमत अमली है सिर्फ उसका जो फोकस है वो बयानात तक है। सर कुछ हुकूमत की ये जिम्मेदारी भी है कि वो रीच आउट करें, एक सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। क्या कहीं हुकूमत के अंदर ये बात हो रही है कि आप अपोजिशन से गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे? देखिए, जहां तक डिफ्यूज करने का ताल्लुक है, कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि एक तमाशा हो, जबकि हम अभी इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है, हमारा काम चल पड़ा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी तकलीफ तो इनको ये है कि अगर हम 2.5 साल और रह गए तो अगला इलेक्शन भी ये हार जाएंगे, तो इनको ये तकलीफ है। लेकिन और क्योंकि आपने देख लिया कि 13 साल की सिंध की जो परफॉर्मेंस है और जो पंजाब की परफॉर्मेंस है शहबाज शरीफ की, लेकिन बात यह है कि हम कितनी दफ़ा ये कहेंगे कि हवाए सवाए 3 चीज़ों के हम हर चीज़ पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। हम इस एनआरओ पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, हम पीएम के इस्तीफे पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, और हम नए इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं। बाकी हम सारी चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो उनका क्या जवाब होता है? हम नहीं बात करेंगे, को हम मरे जा रहे हैं। सर वो तो सही है, बट लगता ये है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और आप कह देते हैं हम बात करने को तैयार हैं। सर इससे तो मसला हल नहीं होता ना, हुकूमत को तो फोन करना पड़ेगा, वजीर आजम साहब को रीच आउट करना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उसके अंदर आप उनकी करप्शन की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, इससे तो फिर सिचुएशन डिफ्यूज नहीं होती ना। देखिए ना, मीडिया के जरिए, जब मीडिया बड़ा पावरफुल टूल है, मीडिया के जरिए हम पहले भी कहते रहे, मैं भी थोड़ी सी हैसियत मेरी भी पार्टी में है, मैं आपको कह रहा हूं कि हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जरा इनके बयानात सुने कि जी हम पता नहीं बाद में वो
बिलावल क्या स्ट्रेंज सा इमेज बना रहा है अपना, जैसे को पागल होते हैं कि जी हम बाद में बात करेंगे, पहले ये इस्तीफा दे। भाई क्यों इस्तीफा दे? इसलिए कि आपको आपकी ख्वाहिश है कि इस्तीफा दे दें तो हम इस्तीफा दे दें। कभी फजलुर रहमान कुछ बोल पड़ता है। सर आपने भी तो इस्तीफा मांगा था नवाज शरीफ साहब का 2014 में, शायद इसलिए वो मांगा था। हमने बिल्कुल मांगा था और हमारी बात आखिर सच हुई कि करप्ट आदमी था, उसको कोर्टों ने नाअहल भी किया और उसको कन्विक्ट भी किया। तो हम तो तारीख ने हमें साबित कर दिया ना कि हम सही थे। लेकिन पॉइंट इज कि अब हम किस तरीके से कहें कि हम ये क्या जो आप सजेस्ट कर रही हैं, मतलब है कि उसको चले आप आगे लेके चले जाए। मैं कहता हूँ बात करने के लिए तैयार है, आप कहें उनको हम बात करने के लिए तैयार है। अब और किस तरीके से कर रहे हैं? आप कहते हैं जब तक टेलीफोन कॉल करके उनको इनवाइट ना किया जाए वो भी करके देख लेंगे। ये आपको उनके रवैये नजर आ रहे हैं और वो पता नहीं किस घोड़े पे सवार है, मुझे तो समझ में नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात रीन। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं कुछ इश्यूज़ के ऊपर। स्टे विद अस। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, और इसी हवाले से ख़ास तौर पे PDM की जो तहरीक है और अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली है। PDM की तरफ से जो सारे उनकी जमातों के अंदर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनको 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है कि वो अपनी पार्टी क़यादत के पास तमाम इस्तीफ़े जमा करवा दें। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस हवाले से भी बहुत एक प्रोएक्टिव पॉलिसी जो है वो रखी है और उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि वो इस्तीफ़े आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर को जमा करवा दें। नवाज़ लीग पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तस्दीक की है मीडिया में कि पार्टी के तमाम कौमी और सूबाई अरकान असम्बली को कह दिया गया है कि वो अपने इस्तीफ़े जो हैं पार्टी क़यादत के पास जमा करवा दें। इस्तीफ़ों के मामले पे मगर जो PDM की दूसरी अहम जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने अभी तक अपना हतमी फ़ैसला न किया है ना अनाउंस किया है। कहा जा रहा है कि CEC जो है पार्टी की उसके इजलास जो है 29 दिसंबर को होगा और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ जो PPP है उसकी हिकमत अमली धरने के हवाले से भी वाज़े नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि जो फरवरी में होने वाले कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके अंदर भी जो जमात है वो हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं SN इकबाल साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू वेरी मच। जी SN साहब, तो अभी हम शफकत महमूद साहब से बात कर रहे थे, एक दफ़े फिर उन्होंने हुकूमत की तरफ से ये इन्विटेशन अगर हम उसको कह सके दोहराया है कि इस्तीफ़े का मामला आप लोग छोड़ दें, NRO पे बात ना करें, तो हुकूमत आपसे यानी कि अपोजिशन से हर इशू पे बात करने के लिए तैयार है। सर, क्या अपोजिशन की जो कोई व्यू है हुकूमत से बात करने में उसमें कोई तब्दीली या लचक की गुंजाइश है? देखिए आरफा साहिबा, अब बात हुकूमत से बातचीत से बहुत आगे निकल गई है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को इस हुकूमत के अनाड़ीपन से, इनकी नाअहली से, अब जिसका ख़ुद इमरान खान साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके पास कोई होमवर्क नहीं था, उनके पास कोई टीम नहीं है। अगरचे इलेक्शन से पहले ये सब लोगों को कस्में खा खा के यकीन दिलाते रहे कि मेरे पास जो 200 लोगों की टीम है वो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी। हमने 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करके तजुर्बा हासिल कर लिया, अब हम अनाड़ी नहीं रहे हैं। लेकिन आप आज देखिए खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको कुछ समझ नहीं थी किसी मसले की, किसी पाकिस्तान के मसले के लिए उनके पास होमवर्क भी नहीं था और टीम भी नहीं थी। और जिस तरह पाकिस्तान दिन ब दिन बैनुल अक़वामी बरादरी में और अपने ख़ित्ते में नीचे स्लाइड कर रहा है, खुदा ना खास्ता ये सफ़र अगर जारी रहा तो हमें शदीद कौमी सलामती को ख़तरात लाक हो जाएंगे। तो इसलिए अब सवाल इस हुकूमत से बातचीत का नहीं है, अब सवाल इस मुल्क को बचाने का है।
कि क्या आप ऐसी क़यादत को कि जिसने मुल्क का ये हाल 2-2.5 साल में कर दिया हो, मज़ीद इनके साथ बैठ के मुल्क को तबाह होते हुए तमाशाई बन के तमाशा देखेंगे या कुछ करेंगे? तो इसलिए हम पीडीएम बड़ी कन्विंस्ड है कि टाइम इज़ ओवर फॉर एनी डायलॉग, इमरान खान शुड रिज़ाइन और एक नया फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए ताकि मुल्क मज़ीद तबाही में ना जाए। सर, मगर क्या ये प्रेसिडेंट भी सेट करना जमहूरी पार्टीज़ के लिए अच्छा लगता है कि आप कहें कि कोई इनकॉम्पिटेंट है इसलिए हम जल्द से जुलूस करके उनको घर भेज देंगे? कल किसी भी हुकूमत पे ये एक इल्ज़ाम लगा के या ये कह के कि वो बहुत इनकॉम्पिटेंट है तो उसके बाद लॉन्ग मार्च और जल्द से शुरू हो जाएंगे, क्या ये एक अच्छी ट्रेडिशन है जमहूरियत के लिए? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल में ही उसका इलाज होता है, लेकिन ये जो निज़ाम इस वक्त हमारे सामने है, ये तो किसी भी तौर पे जमहूरी नहीं है। ख़ुद हुकूमत के रहनुमा तर्जुमान और हुकूमत के जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ दानश्वर ये बात की निशानदेही कर चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है बल्कि एक हाइब्रिड सिस्टम है, और ये मार्शल लॉ भी नहीं है, ये जमहूरियत भी नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ भी है और जमहूरियत भी है। तो ये जो आधा तीतर और आधा बटेर है, इसके साथ मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है, इंतज़ामी तौर पे मुल्क मफलूज हो चुका है। तो इसलिए हम समझते हैं कि इस निज़ाम को अब निकल कर इससे एक हकीकी निज़ाम आना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए। आज आप देख लीजिए प्रेस का क्या हाल है, मीडिया का क्या हाल है। उन पाबंदियों से हज़ारों कारकुन मीडिया के बेरोज़गार हो चुके हैं। मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है उसका क्या हाल है, जो कौमी इदारे हैं पार्लियामेंट जैसे, वो बेवकूफ़ कर दिए गए हैं। आप 2.5 साल का हिसाब मांगे इनसे कि कौमी असेंबली में कितने बिल पास हुए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें एहसन इकबाल साहब से और हम उनसे बात करें पीडीएम के हवाले से और जो अपोजिशन की तहरीक है हुकूमत के ख़िलाफ़। जी एहसन साहब, सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग लॉन्ग मार्च करने लगे हैं या वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच के एक धरने में भी तब्दील होगा? देखिए, अभी तो लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ है और 1 फरवरी को पीडीएम की लीडरशिप उसका बाकायदा ऐलान करेगी। उसकी जो तफसील है वो थोड़ी सस्पेंस और सरप्राइज़ रहनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि जो लॉन्ग मार्च होगी ये गवादर से भी काफ़िले शुरू होंगे, गिलगित से भी होंगे, कराची से भी, पेशावर से भी, नारोवाल से भी, लाहौर से भी, भावलपुर, सक्खर, पूरे पाकिस्तान से काफ़िले जो हैं वो आएंगे और ये फिर एक तारीख़ी लॉन्ग मार्च होगा। और जब लोग इतनी बड़ी तादाद में ही आएंगे तो हुकूमत वाकई आप देखेंगे किस तरीके से फिर ये सारे सिस्टम जो है ये इंशाअल्लाह ताला लिक्विडेट होगा। बट सर, अब तारीख में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि लोग आ जाएं और एक बहुत बड़ा इज्तिमा करके घर चले जाएं और हुकूमत उसके बाद घबरा के इस्तीफ़ा दे दे। वो वहाँ बैठते हैं तो फ़र्क पड़ता है। जी, जो भी मुमकिना इक़दामात हैं इस हुकूमत को घर भेजने के लिए वो अपोजिशन उठाएगी, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास अभी भी 31 जनवरी तक वक्त है। अगर वो हालात की संगीनी को और अपने मुस्तकबिल को देखे तो उसके लिए बेहतरीन मौका है कि 31 जनवरी से पहले इमरान खान साहब बस खुद मुस्ताफ़ी हों और इंतखाबात का ऐलान कर दें और फिर मैदान के अंदर आके सब फैसला कर सकते हैं कि हकीकी मानों में किसको अवाम का मैंडेट हासिल है और एक शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन अगर वो ज़िद करेंगे और इसके बाद भी कि जब मुल्क के अंदर जो अनारकी हो चुकी है, मुल्क के मफादात का जो नुकसान हो चुका है मुआशी तौर पे, ख़ारजी महाज के ऊपर, दाखिली तौर पे, और अब वो ख़ुद ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि जी मैं अनाड़ी हूँ और मुझे पता नहीं है, तो अब अगर ये इतने बड़े दावों के बाद ये कह रहे हैं तो क्या ज़मानत है कि 2.5 साल के बाद जब मुल्क को मज़ीद तबाह कर देंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं चला, वक्त कैसे गुजर गया, ये तो बहुत मुश्किल हालात थे, तो मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। तो आई थिंक जो हमने 2.5 साल की कारकर्दगी देखी है, इसके बाद हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फ़र्ज है कि वो आने वाले वक्त से डरे। सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ इस्तीफे देने के लिए और धरना देने के लिए तैयार है? ना उन्होंने अभी तक कोई फैसला किया है इस्तीफों के हवाले से, और कायरा साहब गुज़िश्ता रात एक शो में आके कह रहे थे कि धरने के लिए तो हम तैयार नहीं हो सकते क्योंकि हमारी जमात का तो बहुत क्लियर स्टैंड रहा है इस इशू पे।
देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो इस्तीफ़े हैं, ये अभी पीडीएम ने फैसला किया है कि अपनी अपनी क़यादत को जमा कराने हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले को ओन किया है, और बिलावल भुट्टो साहब मीडिया को कह चुके हैं कि 31 दिसंबर तक उनके तमाम नुमाइंदों के इस्तीफ़े उनके पास आ जाएंगे। दूसरी बात है कि इन इस्तीफ़ों को कब टेंडर करना है, तो ये एक हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन है, एक आखिरी इंतहाई कदम है, और ये लीडरशिप जब हालात को देखेगी कि जब एक फैसला कुन ज़र्ब लगानी है, अगर ये नहीं हटते, ये ज़िद पे कायम रहते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा है कि मुल्क में जब जनरल इलेक्शन होता है तो 849 नशस्तों पर होता है, लेकिन ऑपोजिशन के पास तकरीबन 425 नशस्तें हैं। तो 425 नशस्तों से जब इस्तीफ़े होंगे तो फिर बाई इलेक्शन नहीं होगा, ये इतना बड़ा वैक्यूम होगा, इतना बड़ा सियासी खला होगा कि इसके बाद फिर एक जनरल इलेक्शन ही हो सकता है, चूंकि इतने बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन जो है वही होती है जो जनरल इलेक्शन के कराने के लिए होती है। तो लिहाजा जनरल इलेक्शन की मोबिलाइजेशन से कोई एक नया तनाज़ा तो नहीं खड़ा करना मकसूद होगा। सर, तो क्या आप सेनेट के इलेक्शन पे हिस्सा लेंगे कि नहीं? देखिए, सेनेट के इलेक्शन जो है वो पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सेनेट एक मुस्तकिल फोरम है, और जो पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला किया है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़ा लेने का फैसला किया। हमने अभी सेनेटर से या सेनेट को खाली करने का फैसला नहीं किया। तो फिर आप इलेक्शन में सर हिस्सा लेंगे सेनेट में, या एक राय मौजूद है पीडीएम के अंदर कि सेनेट के इलेक्शंस हो जाने दें, उसके बाद न्यूक्लियर ऑप्शन डिस्कस करेंगे? जी, पीडीएम में दोनों तरह की आरा हैं। चंद पार्टीज का ख्याल है कि हर सतह पे ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट का बॉयकॉट होना चाहिए। कुछ पार्टीज का ये ख्याल है कि हमने जो अभी इस्तीफ़े नहीं दिए, अभी लॉन्ग मार्च भी करना है, और सेनेट चूँकि एक मुस्तकिल इदारा है, हमें इसमें अपना जो हिस्सा है वो लेना चाहिए, क्योंकि सेनेट इज़ देयर फॉर ऑल टाइम्स, और वो एक पॉलिटिकल इस चीज़ से अलूफ होता है। तो ये दोनों आरा हैं। हाँ, क्योंकि नहीं वो सर यही है ना कि सेनेट का इलेक्शन अगर आपने कंटेस्ट करना है तो फिर इस्तीफे तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो सूबाई असेंबलीज जो हैं वही तो इलेक्टोरल कॉलेज है। लेकिन इस्तीफे तो सेनेट के इलेक्शन के बाद भी हो सकते हैं। जी, वही कह रही हूँ कि अब उसके बाद ही फिर न्यूक्लियर ऑप्शन यानी कि सेनेट इलेक्शंस के बाद ज़्यादा मुनासिब बनता है पीडीएम के लिए भी, अगर सेनेट को हिस्सा रखना है या मुस्तकिल हिस्सा रखना है। इन केस ये डिसाइड किया जाए कि हमने सेनेट में हिस्सा लेना है, तो उस सूरत में यकीनन फिर सेनेट के इलेक्शन के बाद किसी भी वक्त इस्तीफे हो सकते हैं। लेकिन जो भी हतमी फैसला है वो पीडीएम की लीडरशिप कंसल्टेशन के साथ और इत्तेफाक राय से करती है, और अगले आइंदा चंद रोज क्या ये एक ऑप्शन है कि आप लोग सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे ना दें और सिर्फ नेशनल असेंबली से दें? देखिए, ये जो इस्तीफे तो फैसला हमने किया है कि देने हैं। अब ये इस्तीफे इकट्ठे भी हो सकते हैं, इनको सीक्वेंस भी किया जा सकता है। ये सारी टाइमिंग जो है इसका फैसला तो लीडरशिप ने करना है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी 1 फरवरी को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, और जब फिर इस्तीफे देने का फैसला आएगा, क्या ये इस्तीफे इकट्ठे देने हैं या इनको सीक्वेंस करना है, इसके ऊपर फिर पीडीएम की लीडरशिप हतमी फैसला कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।